हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक आप लोग को पता चला कि क्या है। जी हाँ, वैदिक काल से संबंधित प्रश्न एंड इस टॉपिक का यह सेट नंबर 1 है। आपको बता दें, जल्द ही आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। आई मीन एशियन इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले मैंने कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया था, तो आपको बता दें पॉलिटिकल साइंस, मतलब संविधान में जितने भी टॉपिक थे, छोटे बड़े सारे टॉपिक को मैंने कंप्लीट करवाया था। साथ में टॉपिक कंप्लीट करवाने के साथ साथ में वो भी क्वेश्चन बताए थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो ये चलिए, ये तो बात हो गई, अदर बात हो गई। बट आपका अब जो सब्जेक्ट न्यू चल रहा है वो है एशियन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बार बार मिले हैं, मैंने कंप्लीट करवा दिया है 4 सेट तक। 4 सेट में ही कंप्लीट हो गया है आपका वो टॉपिक। आज का न्यू टॉपिक है आपका और यह सेट नंबर 1 है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट आप अगर चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी सी डी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपका ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब उत्तर वैदिक जब कहेगा तब आपका हो जाएगा यहाँ बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टॉपिक का ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लेता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए आपका ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, सी एंड डी। राइट ऑप्शन क्या है इसमें से, श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए अब यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इस वजह से बताना है कि कौन सा कथन आर्यों के बारे में सही है। बट इसमें पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा कारण है जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही नहीं है। तो नहीं वाला आपको बताना है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, जी हाँ। वे घुड़सवारी क्या करते थे, जी हाँ। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, जी हाँ। वे मुक्ता नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है। वो नगरों में मुक्ता निवास नहीं करते थे। तो जो इसमें कह रहा था सही नहीं है वही आपको बताना है। तो आपको बता दें डी वाला सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आपको बता दें इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको देखने को मिल रहा है तंबाकू। क्या, तंबाकू। तो तंबाकू जो था, यह जो फसल था या ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बट अगर देखा जाए किस किस चीज़ का ज्ञान था, तो जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था और चावल का भी ज्ञान था। बट तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। इस तरीके से जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो डी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। आई मीन जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी, उनको किस नामों से, अध्यापकों मतलब टीचरों को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बता दें यहाँ ए बी सी एंड डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो सरमण है। मतलब उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे, सरमण के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है,
तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है वो क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें ए शतपथ ब्राह्मण दिया गया है, बी अर्थवत वेद दिया गया है, शुल्ब सूत्र दिया गया है, छंदोग उपनिषद दिया गया है। जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो शुल्ब सूत्र मिल रहा है, मतलब वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग था वो शुल्ब सूत्र था। क्या था? शुल्ब सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई? तो आपका देखने को मिल रहा है यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ए देखने को मिल रहा है। मतलब जो ऋग्वेद था उसमें प्राचीन वैदिक युग संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। किसमें? ऋग्वेद में दी गई है। इस तरीके से आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ग्रंथों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ है उनका जो सही क्रम है, जैसे सबसे पहले कौन, फिर उससे बाद, फिर उससे बाद, फिर उससे बाद, तो उसका सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ देखने को मिला है वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। से ध्यान रख लेंगे आप लोग एकदम से, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये आपका सही क्रम से दिया गया है। ठीक है, सही क्रम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि वेदों की संख्या कितनी थी। जी हाँ, ये भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वेदों की संख्या कितनी थी या कितनी है। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो आपका जो राइट ऑप्शन इसमें है वो है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अब आपको एक प्रश्न हम देते हैं, आप लोग बताएंगे वेदों की जो संख्या 4 है वो कौन कौन सी है। पहला वेद क्या है, दूसरा वेद क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि वेदों की संख्या तो 4 है, ये तो आपको मैंने बता दिया, बट वो कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं जल्दी से। देखते हैं कि कौन बताएगा, किसमें है इतना दम। ठीक है, कौन इतना अच्छे से स्टडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 वेद की बात कहा है कि वह संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो वह आपका कौन सा देखने को मिल रहा है यहाँ? जी हाँ, आंसर देखने को मिला है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वो त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ओके, क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थवेद नहीं, सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वो त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है। अगला प्रश्न देखने को यहाँ मिल रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग कहेंगे मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था? नहीं। पशुपालन था? जी हाँ, उनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। किसका? ऋग्वैदिक आर्यों का। ओके, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ कहा जाता है। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को कि किस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ कहा जाता है भारतीय संगीत का, तो सामवेद को कहा जाता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। देखिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा है आपको ऐसे पर डे इस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक का वीडियोस एडवाइस चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन फटाफट आ जाएगा। तो देखिए, ध्यान दें, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है प्रथम विधि निर्माता कौन है।
प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो आपका जो राइट ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहा है मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, बी, सी एंड डी। तो राइट क्वेश्चन ऑप्शन देखने को मिल रहा है 4 ऑप्शनों में से श्री भागवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो किस में पूछ रहा है? ऋग्वेद में पूछ रहा है, संपत्ति का प्रमुख रूप पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है। क्या है? गोधन है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न आ चुका है, ध्यान देंगे यहाँ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका? किस वेद में? ऋग्वेद में। किसका? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो आपको बता दें किस मंडल में पूछ रहा है, किस मंडल में। तो किस मंडल में मिलता है? 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी एंड डी। राइट ऑप्शन है 10वें मंडल में। किस वेद में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। किसमें? 10वें मंडल में। तो इस तरीके से जो राइट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट का संख्या आ चुका है, यहाँ ध्यान देंगे। अब यहाँ वेदों की संख्या नहीं पूछ रहा था, अभी तक मैंने आपको बताया था वेदों की संख्या 4 है। अब यहाँ पुराण पूछ रहा, पुराण। ठीक है, वेद अलग है, पुराण अलग है। तो ध्यान देंगे, यहाँ कह रहा पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ देखिए आपका राइट ऑप्शन 18 हो जाएगा। ठीक है, पुराणों की संख्या 8 है। ध्यान रखेंगे इन दोनों बातों को, पुराणों की संख्या 18 है एंड और वेदों की संख्या जो है वो 4 है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, भूलना मत। देखिए नेक्स्ट देखिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिमूर्ति, वेद माता, पशुपति और प्राकृतिक। तो राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? प्राकृतिक का था। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक का यह सेट नंबर 1 था। देखिए मैं 20 क्वेश्चन हर उसमें सेट में कंप्लीट करवाती हूँ, 20 मल्टीपल क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे काफ़ी बोर होने लगते हैं, इसलिए वो बोर ना हो इसलिए मैं टॉपिक तो चलती हूँ लाइन टू लाइन, बट आपको हर सेट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाती हूँ जिससे कि आप लोग बोरियत ना महसूस करें। तो ध्यान रखें कि इस टॉपिक का यह सेट नंबर 1 था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का सेट नंबर 2 लेकर मिलेंगे। मतलब इसी टॉपिक का और जो क्वेश्चन बच रहा है उसे सेट नंबर 2 में आपको बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।